अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, ये जो है ना हम लोग एकदम चुटकी बजाने के साथ समझ लेंगे। ठीक है, जो भी आपको कहता है ना कि ये चैप्टर बहुत ही टफ है, ठीक है, उन सबको बोल देना कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपर बैच के आदित्य सर से। ठीक है, तो हम लोग जो है वो बिल्कुल ही रापची की स्टाइल में समझेंगे। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो आप बोलोगे भैया कि चैप्टर में ही तो पता चल रहा है कि अम्ल, क्षारक और लवण, ठीक है, हमको वो पढ़ना है। ठीक है, तो इसका नोट्स मैंने अपने हाथों से बनाया है, सारा नोट्स। ठीक है, सो अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट करना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि अम्ल क्या होता है। ठीक है, अम्ल क्या होता है पता है? अम्ल जो है ना, जो भी चीज़ स्वाद में खट्टा लगता है वो अम्लीय होता है। जैसे कि नींबू हो गया, ठीक है, ये सारा का सारा क्या रहता है, ये सब रहता है खट्टा। ठीक है, तो जो भी चीज़ स्वाद में खट्टा लगता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो अम्ल कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो अम्ल का परिभाषा क्या दिया है। अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुई है। कौन भाषा के शब्द से हुई है? तो लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुई है। ठीक है, तो ये सब जो है आप याद रखना, ये सब आपका न्यूमेरिकल बन सकता है। ठीक है, यानी कि एमसीक्यू में आ सकता है कि एसिड भाषा जो है वो, या फिर दे देगा एसिडस कौन से शब्द का भाषा है। ठीक है, तो उसमें आपको बताना है लैटिन। ठीक है, तो एसिड क्या है? तो एसिड अंग्रेजी भाषा में इसे एसिड कहते हैं। ठीक है, एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है खट्टा, यानी खट्टा को इंग्लिश में कहते हैं सोर। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या होते हैं, तो अम्ल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो अम्ल होते हैं। ठीक है, और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो एसिडस से हुई है। ठीक है, एसिड शब्द की उत्पत्ति एसिडस से हुई है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, इन सबको याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। अब हम लोग जानते हैं कि अम्ल के गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अम्ल के भौतिक गुण, भौतिक और रासायनिक में आपको अंतर पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, उस वाले वीडियो को जाके देख लेना। मैं आपको सारा उसमें समझा चुका हूँ कि भौतिक गुण क्या होता है और रासायनिक गुण क्या होता है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है अम्ल का भौतिक गुण, पहला, ये एक स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला? जो भी चीज़ स्वाद में खट्टा होता है वो अम्ल होता है। ठीक है, तो अम्ल का पहला गुण क्या हो गया कि ये स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा, नीले लिटमस को क्या करता है, तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। बोलोगे लिटमस क्या होता है? ठीक है, लिटमस जो है वो हम लोग का प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, जो कि पेड़ से है ना प्राप्त होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, तो पादपों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार क्या हुआ, तो जलीय विलयन में ये H+ आयन देता है। ठीक है, तो जब हम लोग अम्ल और जल को मिलाते हैं ना तो क्या होता है, तो H+ आयन देता है। ठीक है, जलीय विलयन में क्या करता है, तो H+ आयन देता है। और जलीय विलयन में ये क्या करता है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने में मदद करता है। ठीक है, ये क्या करता है, तो जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने में मदद करता है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होता है, तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो अम्ल होते हैं। ठीक है, और अम्ल भाषा की, ये जो अम्ल शब्द है यानी एसिड शब्द है, ठीक है, तो एसिड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो वो लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुई है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एसिड यानी कि अम्ल के गुण के बारे में जाना। ठीक है, तो अम्ल क्या होता है, तो अम्ल पहला स्वाद में खट्टा होता है। उसके बाद नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, तो लाल कर देता है। और जल के साथ H+ आयन देता है और जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करता है। ठीक है, तो अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि अम्ल के भौतिक गुण, ये रासायनिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये धातु के साथ अभिक्रिया करके H2 निष्कासित करता है। ये धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, तो H2 निष्कासित करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, धातु के साथ अभिक्रिया करके H2 निष्कासित करता है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन निष्कासित करता है। उसके बाद क्या दिया है कि धातु कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करता है। धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करता है। ठीक है, कुछ धातु क्या होते हैं, तो कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, तो लवण बनाते हैं। ठीक है, कोई कोई धातु ऑक्साइड होता है जो कि है ना अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, तो लवण और जल बनाता है। ठीक है, उसको हम लोग आगे जानेंगे।
अब हम लोग जानते हैं कि अम्ल के प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। नींबू में क्या होता है, नींबू में हम लोग का साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। नींबू में क्या होता है, तो नींबू में हम लोग का साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि नींबू क्या है, तो नींबू एक प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। तो वो क्या कहाँ से होता है, तो वो प्लांट से होता है, ठीक है। उसी प्रकार टमाटर है, तो टमाटर में क्या होता है, तो ऐसे कार्बिक अम्ल होता है, ठीक है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो ऐसे कार्बिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में क्या होता है, तो अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार सिरका में क्या होता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ये मिल्क वाला जो है ना, सबको याद रहता है। दूध में कौन सा पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल, ठीक है। हम लोग भी जब पढ़ते थे ना, तो हम लोग को और कोई सा नहीं याद था, ठीक है। हम लोग को बस दूध का याद था, इमली का याद था और अंगूर का याद था, ठीक है। क्योंकि दूध का तो जो था वो लैक्टिक अम्ल जो था वो बहुत ही मतलब रेयर, ठीक है, ठीक है। वो जो है हम लोग बार बार बोलते रहते थे, ठीक है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को याद रहता। तो दूध में क्या है, तो दूध में लैक्टिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, ठीक है। हम लोग जब भी पीते थे, दूध खाते थे रोटी के साथ, ठीक है, तो वही बोलते थे कि लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। और क्या, तो इमली में टर्ट्रिक, टर्ट्रिक मतलब जब हम लोग इमली खाते हैं ना, तो हमारा जी ऐसे से करता है, ठीक है, मतलब टर आता है, ठीक है, हमारे जीभ में पानी आता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, तो इमली में टर्ट्रिक अम्ल हो गया, ठीक है। उसी प्रकार अंगूर खाने के बाद भी हम लोग को ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अंगूर में भी क्या हो गया, तो अंगूर में भी हम लोग टर्ट्रिक अम्ल हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार दूध में लैक्टिक अम्ल हो गया, और है ना इमली में ये हो गया टर्ट्रिक अम्ल, और अंगूर में भी टर्ट्रिक अम्ल, और मौलिक, सेब में मौलिक हो गया, ठीक है। हम लोग देखे होंगे, आपने देखा होगा कि हिंदू ग्रंथों में क्या होता है ना, कि लोग हाथों में जो है वो लाल कलर का धागा बांधते हैं, जिसको क्या कहते हैं, तो जिसको मौली धागा कहते हैं, ठीक है। तो उसका कलर क्या रहता है, तो उसका कलर जो है वो सेब की तरह रहता है, ठीक है। तो हम लोग को याद था कि सेब में क्या होता है, तो मौलिक अम्ल, ठीक है। इससे आपको भी याद रहेगा, ठीक है। अब सिरका का जो है वो एसिटिक अम्ल हो गया, टमाटर का एसोकार्बिक और नींबू का साइट्रिक, ये सब कुछ है, आपको याद थोड़ा बहुत करना होगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि अम्ल के प्रकार कितने हैं। तो अम्ल के प्रकार भी तो होंगे कि भैया अम्ल हम लोगों ने पढ़ा, उसके गुण को पढ़ लिया, ठीक है। प्राकृतिक में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, कौन कौन से चीज़ में क्या क्या अम्ल पाया जाता है, तो अम्ल का तो प्रकार भी तो कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रबल अम्ल। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा प्रबल होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा ताकतवर, ठीक है। उसके बाद दुर्बल, जो कि कमज़ोर होगा, एकदम पतला दुबला बेचारा सा, ठीक है। उसके बाद सांद्र अम्ल, एंड उसके बाद तनु अम्ल, ठीक है। तनु मतलब कम हो गया थोड़ा बहुत, सांद्र मतलब क्या हो गया, तो थोड़ा सा मतलब जो है वो शांत स्वभाव का मान सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि प्रबल अम्ल क्या होता है। तो ये अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, जो जलीय विलयन में क्या होते हैं, तो पूर्णतः घुल जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे कि हम लोग का हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, ये क्या हो गया, तो ये हम लोग का प्रबल अम्ल है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल HNO3, और उसके बाद फिर हाइड्रोबियम अम्ल, ये सब क्या है, तो प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पेट के अंदर भी अम्ल पाया जाता है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये क्या बोल रहे हो भैया, पेट के अंदर कब से अम्ल पाने लगा, ठीक है, पेट के अंदर कब से एसिड आने लगा। तो हाँ, हमारे पेट के अंदर क्या होता है, तो हमारे पेट के अंदर जो है हमारे अमाशय में कौन सा ये रहता है, तो अम्ल, तो HCl, ठीक है। इसको आप याद रखना, आपको हो सकता है कभी भी पूछ सकता है, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में आपसे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रबल अम्ल क्या हो गया, तो जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः घुल जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या हो गया, तो H2SO4। उसी प्रकार हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल HNO3, उसके बाद हाइड्रोबिनियम अम्ल, ये सब क्या है, तो प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं, ठीक है। अब प्रबल अम्ल क्या हो गया, यहाँ पर देखो, प्रबल अम्लों में प्रोटीन अर्थात हाइड्रोजन आयन H+ त्याग करने की उच्च क्षमता होती है, ठीक है। प्रबल अम्ल में क्या होता है, प्रबल अम्ल में प्रोटॉन, मैंने प्रोटीन इसको पढ़ दिया था, सॉरी। प्रबल अम्ल में प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन त्याग करने की सबसे अधिक क्षमता रहती है, ठीक है। अर्थात प्रबल अम्ल अपने संगठक तत्वों के आयनों में विखंडित हो जाता है। प्रबल अम्ल क्या करता है, अपने जो उसके संगठक तत्व जो रहते हैं उसमें क्या होता है, तो उसके आयनों में विखंडित हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि दुर्बल अम्ल क्या होता है, ठीक है। दुर्बल अम्ल भी तो कुछ होता होगा, कि प्रबल अम्ल था तो दुर्बल अम्ल भी तो हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद सांद्र अम्ल, उसके बाद फिर तनु अम्ल पढ़ेंगे, ठीक है।
तो प्रबल अम्ल हम लोगों ने पढ़ा, तो प्रबल अम्ल क्या होता था, जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते थे, ठीक है। तो वो था प्रबल अम्ल, जैसे HCl हो गया, उसके बाद फिर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है। वो सब क्या था, तो वो सब हम लोग का जो था प्रबल अम्ल था, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल क्या होता है, अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित ना होकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, तो पूर्णतः आयनित नहीं होता है, पूरी तरह आयनित नहीं होता है, ये क्या होता है, तो आंशिक रूप से, यानी थोड़ा बहुत आयनित होता है, थोड़ा बहुत घुलता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, तो ये दुर्बल अम्ल कहलाता है। जैसे एसिटिक अम्ल हो गया, ठीक है, ये सब जो है इसका एसिटिक अम्ल है, ठीक है, यानी कि CH3COQH, ये सब आप जो है ना, मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा केमिस्ट्री जो है वो टफ है, ठीक है, क्योंकि उसका जो है वो उसका इक्वेशन याद रखने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। उसका जो है थोड़ा बहुत इक्वेशन याद करने में थोड़ा बहुत दिक्कत रहता है, खैर कोई बात नहीं। उसके बाद फिर हो गया फॉर्मिक अम्ल यानी HCOOH, उसके बाद फिर हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S आदि क्या है, ये सब दुर्बल अम्ल है, ठीक है। तो प्रबल अम्ल क्या था, जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाता है। दुर्बल अम्ल क्या है, तो ये जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित ना होकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं, ठीक है। इनके आपको 2-2 4-4 एग्जाम्पल दे देना है, बस जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसी प्रकार अब क्या है, तो दुर्बल अम्ल अपने हाइड्रोजन आयनों में H+ का पूर्णतः त्याग करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, तो H+ का पूर्णतः त्याग करते हैं, ठीक है। समान सांद्रता पर दुर्बल अम्ल का pH मान प्रबल अम्ल से अधिक होता है। दुर्बल अम्ल का जो pH मान होता है वो क्या होता है, तो प्रबल अम्ल से अधिक होता है। अब बोलोगे कि ये pH क्या हुआ, ठीक है, उसको हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। pH क्या होता है, तो एक pH स्केल होता है, ठीक है, उसमें 0 से लेके 14 तक रहता है। तो 0 से लेके 7 तक में अम्ल रहता है, ठीक है, उसके बाद क्षार रहता है, तो वो सबको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो उस सबको हम लोग जानेंगे कि pH स्केल क्या होता है, ठीक है। तो चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अभी अब आता है सांद्र अम्ल, ठीक है। तो जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें अम्ल अधिक मात्रा होता है, जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। लेकिन जल क्या होता है, तो जल इसमें कम मात्रा में होता है, ठीक है। तो सांद्र अम्ल का छोटा सा डिफिनेशन है, जिसमें क्या होता है, तो जल अधिक मात्रा में होता है, लेकिन मतलब अम्ल अधिक मात्रा में होता है, लेकिन जल क्या होता है, तो कम मात्रा में होता है, ठीक है। उसी प्रकार तनु अम्ल, तो जिसमें जो है अम्ल कम मात्रा में होता है, जबकि जल अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या जाना, तो प्रबल जो है, प्रबल का उल्टा दुर्बल, ठीक है। उसी प्रकार ये सांद्र अम्ल का उल्टा तनु अम्ल, ठीक है। तो सांद्र अम्ल में क्या होता, तो सांद्र अम्ल में हम लोग का अम्ल जो है वो अधिक मात्रा में होता था और जल कम मात्रा में होता था। लेकिन तनु अम्ल में क्या है, तो अम्ल अल्प मात्रा में रहता है और जल अधिक मात्रा में रहता है, ठीक है। यहाँ तक जो था हमारा अम्ल जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो 13 से 14 मिनट लगा अम्ल को कंप्लीट करने में, 13 से 14 मिनट का टाइम लगा अम्ल को कंप्लीट करने में। अब हम लोग कंप्लीट करते हैं क्षारक को, ठीक है। अम्ल को तो हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या जानेंगे, क्षारक को। तो ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होता है, तो जिनका स्वाद जो है वो कड़वा होता है, ठीक है। अम्ल का स्वाद क्या होता है, तो अम्ल का स्वाद मीठा होता है, नहीं, अम्ल का स्वाद जो है वो क्या होता है, तो खट्टा होता है, ठीक है। और ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होता है, तो कड़वा होता है, कड़वा मतलब करेली के जैसा नहीं, ठीक है। तो जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता है, जो छूने पे क्या लगता है, तो साबुन जैसा, उसे क्या कहते हैं, तो हम लोग उसे क्षारक कहते हैं, ठीक है। जो स्वाद में खट्टा होता है और जो छूने पे साबुन के जैसा लगता है, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, या ऐसे चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्षारक कहते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने अम्ल पढ़ा, तो हम लोगों ने अम्ल के गुण को भी पढ़ा, ठीक है। हम लोगों ने क्षारक पढ़ रहे हैं हम लोग, तो क्षारक के गुण को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है क्षारक के भौतिक गुण। तो अम्ल के भौतिक गुण क्या थे, वो स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है, वो नीले लिटमस को लाल कर देता था, वो जल के में विलय होकर H+ आयन देता था, ठीक है, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करता था। लेकिन क्षारक में क्या है, तो क्षारक में उसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो क्षार में क्या है, तो ये स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है, स्वाद में क्या होता है, तो कड़वा होता है। और ये नीले लिटमस को नहीं, लाल लिटमस को नीला करता है। अम्ल क्या करता है, तो अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, लेकिन क्षारक लाल लिटमस को नीला करता है, ठीक है। ये याद रखना, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, हम लोग को भी कन्फ्यूज़न होता था, खैर अब समझ में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जलीय विलयन में OH आयन देता है, ठीक है, OH- का आयन देता है। ये जलीय विलयन में क्या करता है, तो OH- आयन देता है, और वो क्या करता था, तो H+ आयन देता था अम्ल, ठीक है।
अब जलीय विलयन में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित ना करना, ठीक है। इसको जो है विद्युत धारा से बहुत ज़्यादा सख्त नफरत है। ये बोलता है कि भाई हम तुमको अपने से जाने ही नहीं देंगे, अपने अंदर से होके जाने नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन अम्ल क्या होता है, तो अम्ल और विद्युत धारा में दोस्ती है, ठीक है। समझ में आया। अब क्षारक के रासायनिक गुण, ठीक है। तो क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके H2 मुक्त करता है। क्षारक क्या करता है, तो धातु के साथ अभिक्रिया करके H2 हाइड्रोजन मुक्त करता है। क्षारक अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, तो लवण बनाता है, ठीक है। लेकिन अम्ल क्या करता था, तो वो धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता था। लेकिन क्षार क्या है, तो क्षार जो है वो अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, तो लवण बनाता है। अब हम लोग सूचक के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि सूचक क्या होता है, ठीक है। जो लिटमस जो है वो क्या होता है, तो वो सूचक होता है, ठीक है। लिटमस क्या होता है, तो सूचक होता है, ठीक है। तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्लीय क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है, ठीक है। सूचक से क्या पता चलता है कि किस चीज़ में कितना अम्ल है, किस चीज़ में कितना क्षारक है, इसके बारे में हम लोग को पता चलता है, ठीक है। इनका रंग या गंध जो है वो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदलता है। इनका रंग क्या होता है, तो या तो अम्ल के माध्यम से बदलेगा या तो क्षार के माध्यम से इसका अम्ल ये रंग और गंध बदलेगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि सूचक के प्रकार, ठीक है। तो वैसे तो सूचक बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु इनके जो है वो प्रकार कुछ सामान्य इस तरह दिया गया है, ठीक है। सूचक जो है वो बहुत प्रकार के होता है, लेकिन उनका जो है कुछ जो है जिसमें जो हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे उसके बारे में हम लोग ने यहाँ पे नोट्स में लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहला है अपना प्राकृतिक सूचक, ठीक है। तो वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे लिटमस हो गया, ठीक है, लाल पत्ता गोभी, उसके बाद फिर क्या हो गया, तो उसके बाद फिर लाल पत्ता गोभी का रस हो गया, ठीक है, हल्दी हो गया, उसके बाद फिर हाइड्रेंजिया के फूल का रस, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा है कि कभी भी आप अगर वाइट कलर का ड्रेस पहनते हो या फिर कोई भी कलर का ड्रेस पहनते हो, उस पर अगर हल्दी गिर जाता है, ठीक है, हल्दी का रंग किस प्रकार का होता है, हल्दी का रंग जो है वो पीले रंग का होता है, ठीक है। उस पर अगर हल्दी गिर जाता है तो उस टाइम क्या होता है, तो उस टाइम आप देखते हो कि उस पर अगर हल्दी गिर जाता है, आप उसको सर्फ से या डिटर्जेंट से या फिर किसी भी चीज़ से, ऐसे सर्फ तो और डिटर्जेंट तो एक ही हुआ, ठीक है। तो आप अगर उसको डिटर्जेंट से रगड़ते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे लाल कलर का दाग हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो हल्दी है, हल्दी क्या है, तो हल्दी हम लोग का जो है वो अम्लीय प्रकृति का है, ठीक है। वो एक सूचक है, अम्लीय नहीं, वो एक क्या है, सूचक है, ठीक है। तो उसमें जब क्षारक जाता है तो वो क्या करता है, उसको लाल कर देता है, ठीक है। वो क्या करता है, उसको लाल कर देता है, ठीक है। तो वैसा ही है लिटमस भी क्या हो गया, तो लिटमस भी हम लोग का जो है वो सूचक है। लाल पत्ता गोभी का रस भी सूचक है, हल्दी भी सूचक है। ये सब सारे क्या हैं, तो ये सब प्राकृतिक सूचक हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं लिटमस अम्ल तथा क्षारक की पहचान के लिए सबसे सामान्य रूप में उपयोग लाए जाने वाला प्राकृतिक सूचक को क्या कहते हैं, तो लिटमस कहते हैं, ठीक है। अम्ल और क्षारक का पता हम लोग किस चीज़ से लगाते हैं, तो लिटमस से लगाते हैं, ठीक है। लिटमस का ही ना उपयोग करके हम लोग पता लगाते हैं कि अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल करता है, और क्षारक क्या करता है, लाल लिटमस को नीले करता है, ठीक है। ऐसा हम लोग किसको से पता करते हैं, या फिर कौन नीले लिटमस को लाल करता है, कौन लाल लिटमस को नीले करता है, किससे पता चलता है, तो इससे लिटमस से, ठीक है। तो लिटमस से ही हम लोग पता करते हैं कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षारक है, ठीक है। तो अम्ल और क्षारक की पहचान किससे होती है, तो लिटमस से। तो ये एक क्या है, तो प्राकृतिक सूचक। अब लिटमस को लाइकेन यानी शैवाल से प्राप्त किया जाता है। और शैवाल क्या होता है, शैवाल वो होता है जो कि मतलब आपने देखा होगा जहाँ पे पानी वगैरह ज़्यादा गिरता है ना, वहाँ पे क्या होता है, ग्रीन ग्रीन की कलर की परत लग जाती है, हरे रंग की परत लग जाती है, ठीक है, जिसको कि गांव के लैंग्वेज में बोलते हैं कजली, ठीक है। तो वो जो लग जाता है वही क्या रहता है, तो वो शैवाल रहता है। उसी से क्या होता है, तो लिटमस को लाइकेन शैवाल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि लिटमस पत्र, तो लिटमस जो है विलयन के रूप में तथा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। लिटमस क्या होता है, तो विलयन और कागज की पत्तियों के रूप में उपलब्ध होता है। इन कागज की पट्टी को क्या कहते हैं, तो इन कागज की पत्ती को हम लोग कहते हैं लिटमस, ठीक है। लिटमस कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो लिटमस सबसे पहले हम लोग का कागज की पत्ती और विलयन जो है, लिटमस जो है विलयन के रूप में तथा कागज की पट्टी के रूप में उपलब्ध है, ठीक है। इन कागज की पट्टियों को हम लोग क्या कहते हैं, तो इनको हम लोग लिटमस पत्र कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे।
लिटमस पत्र जो है वो कितने रंग का होता है, तो वो जो है वो 2 रंग का होता है। कौन कौन, तो नीला और लाल। ठीक है, अम्ल क्या करता है, तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि क्षारक क्या है, तो क्षारक हम लोग का जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि अम्ल कौन से लिटमस को कौन सा कलर का कर देता है, ठीक है, और क्षारक कौन से लिटमस को कौन से कलर का कर देता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि हल्दी के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने लिटमस के बारे में जाना, ठीक है, उसके बाद अब हम लोग हल्दी के बारे में जानते हैं। ठीक है, हल्दी क्या है, तो हल्दी एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, यह क्या होता है, तो ये पीले रंग का होता है। तुम बोलोगे कि नहीं भैया हमारे घर में काले रंग का है, हल्दी पीले रंग का ही होता है, ऐसा मत बोलना कि हमारे घर में काले रंग का है। ठीक है, तो हल्दी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है, और ये हमारा किस रंग का होता है, तो पीले रंग का होता है। कई बार आपने देखा होगा कि सफ़ेद कपड़े पर जब सब्जी का दाग लग जाता है और इसे साबुन, यानी कि साबुन क्या होता है, तो वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, साबुन से धोते हैं तो उस दाग को क्या कर देता है, तो वो भूरा और लाल रंग का कर देता है। तो मैंने क्या बोला था, तो वो भूरा और लाल कलर का कर देता है। ठीक है, तो वही मैंने बोला कि हल्दी क्या है, तो एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, जब हम लोग खाते हैं, जब बहुत से लोग होते हैं ना कि जाते हैं स्पीड में खाते हैं कि चलो चलो भाई कहीं खाना ख़त्म ना हो जाए, ठीक है, उस प्रकार खाने का चक्कर में क्या करते हैं, वो एक बार में ही ज़्यादा खाने लगते हैं, जिससे क्या होता है, तो उनके शर्ट पे जो है वो हल्दी का दाग लग जाता है, सब्जी का दाग लग जाता है। उसके बाद घर आते हैं, घर में जब वो डिटर्जेंट पाउडर लेके, यानी साबुन से या फिर डिटर्जेंट पाउडर से वो साफ़ करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, तो उस टाइम में वो जो है वो भूरा या लाल कलर का हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हल्दी एक सूचक है, उससे पता चलता है कि डिटर्जेंट और साबुन क्या है, तो वो हमारा क्षार है। ठीक है, अम्ल के साथ हल्दी का रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, क्षार के साथ इसका रंग क्या है, तो इस क्षार का रंग इस क्षारक के साथ इसका रंग भूरा और लाल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि लिटमस और हल्दी क्या है, तो हम लोग का प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं दूसरा नंबर संश्लेषित सूचक। ठीक है, तो ये वो सूचक है जो प्रकृति से नहीं आपूर्ति रासायनिक पदार्थ से बने होते हैं। ठीक है, रासायनिक पदार्थ के द्वारा बनाया जाता है संश्लेषित सूचक, जैसे हम लोग का हो गया मिथिल, ऑरेंज और फिलोफिथिन आदि। ठीक है, ये सब क्या है, तो ये सब हम लोग के प्राकृतिक सूचक हैं। इनका उपयोग अम्ल और क्षारक के जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक नहीं, ये सब क्या है हम लोग के, तो ये सब जो है हम लोग के, ये सब हम लोग के संश्लेषित सूचक है। ठीक है, मैंने सॉरी शायद प्राकृतिक बोल दिया। ठीक है, उसके बाद फिर गंधीय सूचक, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध अम्ल या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, तो गंधीय सूचक, जैसे प्याज हो गया, लौंग हो गया और तेल, ये सब क्या है, तो ये सब जो है हम लोग का गंधीय सूचक है। प्याज क्या होता है, तो प्याज में महक आता है। ठीक है, लौंग में भी महक आता है, ये सब क्या है, गंधीय सूचक है। उसके बाद फिर है सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक विभिन्न रसायनों का बना हुआ वह मिश्रण है जो विभिन्न विभिन्न पीएच वाले पदार्थों के बारे में रंग परिवर्तन के द्वारा बता देता है कि वो क्षारक है या फिर अम्ल। ये क्या करता है कि पदार्थ में अगर रंग में परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो उसके पीएच मान से बता देता है कि क्या है, तो वो अम्ल है या फिर क्षारक है। तो हम लोगों ने क्या जाना, तो 4 सूचक के बारे में जान लिया। ठीक है, प्राकृतिक के बारे में जान लिया, उसके बाद सार्वत्रिक सूचक के बारे में जान लिया, गंधीय सूचक के बारे में जान लिया, उसके बाद संश्लेषित सूचक के बारे में जान लिया। ठीक है, आई होप कि वहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अम्ल क्षारक जो है हमारा कंप्लीट, सूचक भी हमारा कंप्लीट। अब हम लोग जानते हैं कि लवण क्या होता है। ठीक है, तो धातु अम्ल से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है। ठीक है, धातु क्या करता है, तो हाइड्रोजन, धातु जो है वो अम्ल से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन कर देती है। विस्थापन अभिक्रिया तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो चैप्टर 1 देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, और एक क्या करता है, तो ये एक यौगिक बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, तो लवण कहते हैं। तो धातु क्या करता है, अम्ल में जब भी हम लोग धातु मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, तो हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन कर देता है और क्या करता है, तो एक यौगिक बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो लवण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं लवण के गुण। लवण क्या होता है, तो लवण जो है हम लोग का ठोस अवस्था में मिलता है। ठीक है, लवण क्या होता है, लवण जो है हम लोग का ठोस अवस्था में मिलता है।
सामान्यतः क्या होता है, लवण जो है ये उदासीन होता है। उदासीन मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, ना ही ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, ना ही ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो ये क्या होता है, तो ये हम लोग का उदासीन प्रवृत्ति का होता है। और इसका गुण क्या होता है, तो ये ठोस अवस्था में मिलता है। ठीक है। लवणों में जलीय विलयन विद्युत से सुचालक होते हैं। लवण में क्या करता है, तो लवण के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल भी था विद्युत का सुचालक, ठीक है, अम्ल के जलीय विलयन भी विद्युत के सुचालक थे, लेकिन क्षार का क्या था, तो जलीय विलयन विद्युत का सुचालक नहीं था। लवण का जलीय विलयन क्या है, तो विद्युत का सुचालक है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं पॉप टेस्ट। ठीक है, पॉप टेस्ट क्या होता है, हाइड्रोजन गैस के निहित प्रखनली के पास जब एक जल्दी हुई मोमबत्ती लाई जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उत्पत्ति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन गैस के निहित प्रखनली यानी उसके नीचे क्या किया जाता है, तो जब मोमबत्ती को लाया जाता है, मान लो ये हाइड्रोजन गैस की प्रखनली है, इसके नीचे मैं मोमबत्ती को ला रहा हूँ। ठीक है, मोमबत्ती को ला के जला रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, तो पॉप की ध्वनि निकलेगी। ठीक है, पॉप की ध्वनि निकलेगी। इस टेस्ट को हाइड्रोजन का क्या किया जाता है, तो हाइड्रोजन की जो है स्थिति दर्शाने के लिए, उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं अम्ल एवं क्षारक जो है वो धातु के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। ठीक है, तो अम्ल जब भी कोई धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, लवण और हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, यहाँ पे अम्ल है, मान लो 2HCl क्या है, तो हम लोग का अम्ल है, मानो क्या ये तो अम्ल है ही। ठीक है, तो क्या हो गया, तो 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब हम लोग जिंक को मिलाएंगे तो क्या होगा, तो ZnCl निकलेगा, यानी जिंक क्लोराइड निकलेगा और हाइड्रोजन का त्याग कर देगा। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का HCl क्या है, अम्ल है, और जिंक हम लोग का क्या है, तो जिंक हम लोग का एक धातु है। ठीक है, ZnCl हम लोग का क्या है, लवण है, और हाइड्रोजन का क्या कर रहा है, तो त्याग कर रहा है। तो बस ये याद रखना कि जब भी अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया होगी तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, लवण तथा हाइड्रोजन का निष्कासन करता है, ये याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है। अब हम लोग जानते हैं कि क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया, कि क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया होने के फिर क्या होता है, तो क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके ये भी क्या करता है, तो लवण तथा हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, ये भी क्या करता है, तो क्षारक भी जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, NaOH यानी सोडियम ऑक्साइड क्या है, तो हम लोग का क्षारक है, और जिंक क्या है, धातु है। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे क्या बन गया, तो सोडियम NaZnO2 हो गया। ठीक है, और उसी प्रकार हाइड्रोजन का क्या हुआ, तो हाइड्रोजन का हम लोग का निष्कासित हुआ। ठीक है, यानी कि सोडियम जिंक ऑक्साइड होना हम लोग का, ठीक है, सोडियम जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पे क्या बन गया हम लोग का, तो हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं उदासीन क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं उदासीन कहलाते हैं। ठीक है, उदासीन क्या होता है, तो जो लिटमस को लाल और नीला में परिवर्तित नहीं करता है उसे लिटमस कह सकते हैं। साधारण शब्दों में अगर कहें तो जो ना ही अम्ल होता है ना ही क्षारक प्रवृत्ति का होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग उदासीन कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, ना ही अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय होते हैं, जैसे कि हम लोग का हो गया नमक, ठीक है, नौशदार, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमेट, ये सब क्या है, ये सब क्या है हम लोग का, ये सारा का सारा हम लोग का उदासीन है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जब अम्ल द्वारा क्या होता है, क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाए और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त हो, तब क्या हो, परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त हो तो उदासीन अभिक्रिया होती है। तो उसे क्या कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उदासीन अभिक्रिया क्या होता है ना, कि जैसे मेरे साथ कोई है, ठीक है, हम उसको छोड़ के हम किसी और के पास चले गए, वो हो गया उदासीन अभिक्रिया। ठीक है, इसको मैंने डिटेल में समझाया है, तो चैप्टर 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको जाके आप देख लेना। अब हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हम लोग का सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो हम लोग का ये है एक्वास। ठीक है, ये क्या है, एक्वास है, और HCl भी हम लोग का एक्वास है। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो ये हम लोग का NaCl बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, H2O का
ये होता है, निष्कासन होता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, तो ये लवण और जल बना रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये जो है प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल अम्ल इक्वल टू अम्लीय लवण प्लस जल, ठीक है। तो क्या करता है, तो प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल अम्ल को मिलाते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, तो अम्लीय लवण बनता है और प्लस जल विलायक होता है, ठीक है, जल विलायक होता है इक्वल्स टू pH 7 से कम। ये क्या होता है, तो इसका जो है pH जो है वो 7 से कम होता है। pH जो है वो 7 से कम होता है तो क्या होता है, तो वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। pH स्केल मैं आपको बताता हूँ, इस प्रकार रहता है, ठीक है। यहाँ पर 0 रहता है, ठीक है, और 0 से लेके ये जो है वो 14 तक जाता है, ठीक है, 14 तक जाता है और बीच में क्या रहता है, तो 7। तो 7 से कम जो रहता है वो क्या रहता है, तो वो हम लोग का अम्ल रहता है, और 7 से जो ज़्यादा रहता है वो क्या रहता है, तो वो हम लोग का बेस यानी कि क्षारीय रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया होगा। उसके बाद दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल अम्ल क्या होता है, तो दुर्बल अम्ल में हम लोग प्रबल अम्ल मिलाएंगे तो क्या होगा, तो क्षारीय लवण मिलेगा, ठीक है, और प्लस में क्या होगा, तो जल मिलेगा, जिसको कि क्या बोलते हैं, जिसका विलायक जो रहता है वो 7 से अधिक रहता है। ये क्या रहता है, तो ये 7 से अधिक रहता है। उसी प्रकार प्रबल अम्ल में हम लोग प्रबल अम्ल मिलाएंगे तो क्या होगा, तो उदासीन लवण निकलेगा, ठीक है, और जल का क्या होगा, तो जल का विलायन होगा, जिसका कि मान क्या होता है, तो pH जो है वो 7 के बराबर होता है, ठीक है, वो क्या रहता है, तो 7 के बराबर रहता है। और दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल अम्ल क्या होता है, तो उदासीन लवण, ये भी क्या रहता है, इसका भी pH मान जो रहता है वो 7 रहता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि pH मान क्या होता है, pH स्केल क्या होता है। एक सेकंड में आपको pH स्केल बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये इस प्रकार का कोई स्केल रहता है, ठीक है, इस प्रकार का कोई क्या रहता है, इस प्रकार का स्केल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे 7 रहता है, यहाँ पे 0 रहता है, यहाँ पे 14 रहता है, ठीक है। इससे जितना भी कम रहेगा वो क्या रहेगा, तो वो हम लोग का रहेगा एसिड, ठीक है, यानी क्या रहेगा, एसिड रहेगा, यानी अम्लीय प्रवृत्ति का रहेगा, ठीक है। इससे कम रहेगा तो वो हम लोग का एसिड रहेगा, और इससे ज़्यादा रहेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा इसके बीच में रहेगा तो वो क्या होगा, वो हम लोग का बेस होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो रहेगा वो हम लोग का क्या होगा, तो वो हम लोग का होगा लवण, ठीक है, वो यानी कि साल्ट, वो क्या होगा, हम लोग का लवण। ये क्या हो गया, ये हम लोग का अम्ल हो गया, ठीक है, ये हम लोग का हो गया क्षार्य हो गया, ठीक है, ये हम लोग का क्षार्य हो गया, और ये हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का लवण है, ठीक है। ये समझ में आया होगा यहाँ पे। तो अब हम लोग जानते हैं कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, अम्ल के साथ जब धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल, धात्विक ऑक्साइड में जब हम लोग अम्ल मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, लवण और जल का निष्कासन होता है, ठीक है। तो लवण बनता है, जल का निष्कासन होता है, ठीक है। धात्विक ऑक्साइड की जो प्रवृत्ति रहती है वो क्या रहती है, तो वो क्षारीय होती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। धात्विक ऑक्साइड की जो प्रवृत्ति रहती है वो क्या रहती है, तो वो क्षारीय रहती है, क्योंकि ये क्या करता है, क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, ठीक है। उसी प्रकार देखो उदाहरण में क्या दिया है, CuO और MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और फिर कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अम्ल व क्षारक में समानताएं, अम्ल और क्षारक में क्या रहते हैं, तो समानताएं क्या रहती है, सभी अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है, सभी अम्ल क्या होते हैं, तो H+ आयन उत्पन्न करते हैं, और सभी क्षारक क्या होते हैं, तो OH- जो है वो आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक का क्या होता है, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता, ठीक है, आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयन में कमी होती है। आयन की सांद्रता में क्या होती है, तो H3O या फिर OH- में प्रति इकाई में आयतन की कमी होती है, ठीक है। इस प्रकार को तनुकरण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। एवं अम्ल और क्षारक क्या होता है, तो तनुकृत होती है। तो जल में जब हम लोग क्या करते हैं, अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं तो आयन की सांद्रता क्या होती है, तो आयन की सांद्रता H3O+ हो जाता है या फिर OH-, ठीक है, OH- होता है। इसमें सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी होती है, इतने प्रति इकाई आयतन में कमी होती है, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं, ठीक है। एवं अम्ल और क्षारक की तनुकृत होती है। क्षारक तथा अम्ल में प्रबलता, किसी क्षार या अम्ल उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या फिर OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है।
क्षार का क्या होता है, तो क्षार और अम्ल की प्रबलता जो है उसके H+ आयन और OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है, कि जिसकी H+ आयन ज़्यादा होगी या फिर OH- ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो प्रबल अम्ल होगा या फिर प्रबल क्षार होगा, ठीक है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। सार्वभौमिक सूचक क्या होता है, तो ये एक अनेक सूचक का मिश्रण है, ठीक है। ये क्या है, तो अनेक सूचक का मिश्रण है। सार्वभौमिक सूचक अनेक सूचक का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंग में परिवर्तित कर देता है। ये क्या करता है, तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन को विभिन्न सांद्रता के विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करती है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है पीएच स्केल, जो कि मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पीएच स्केल विकसित किया गया है, जिसे क्या कहते हैं, तो एक स्केल जो है वो विकसित किया गया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल, ठीक है। किसी भी विलयन में उपस्थित H+ आयन या फिर OH- आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए क्या किया गया था, तो एक स्केल को खोजा गया था या विकसित किया गया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पीएच स्केल, ठीक है। इस प्रकार की आपकी थ्योरी आ सकती है कि पीएच स्केल किसे कहते हैं, तो इस तरह आप लिख सकते हो, ठीक है। अब पीएच में क्या है, पी जो है वो पुषांश है, यानी पोटेंज, जो कि एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति। पी का मतलब हो गया शक्ति। अगर pH 7 है तो क्या है, उदासीन है। मैंने क्या बताया था, अगर 7 रहेगा तो क्या रहेगा, उदासीन, ठीक है। 7 से छोटा रहेगा तो क्या होगा, तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक रहेगा तो क्या होगा, तो क्षारीय विलयन, ठीक है। दैनिक जीवन में pH की महत्व, हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें pH का महत्व क्या होता है, ठीक है। पौधे एवं पशुओं पीएच की प्रति संवेदनशील होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो पीएच की ये होती है, संवेदनशीलता होती है, ठीक है। हमारे शरीर में क्या होता है, तो 7 से लेके 7.8 पीएच परास यानी रेंज के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर क्या होता है, तो 7 से लेके 7.8 पीएच परास यानी रेंज के बीच काम करता है। यानी क्या, मान लो कि ये उदासीन से लेके क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि मिट्टी की पीएच मान क्या होता है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है, ठीक है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्ल या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं, ठीक है। यदि मिट्टी की क्या होती है, यदि मिट्टी की पीएच मान जो है वो कम या ज़्यादा हो जाती है, तो वो जो किसान रहते हैं वो उनकी आवश्यकता के अनुसार उसमें क्या करते हैं, अम्ल और क्षारक मिलाते हैं, ठीक है। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, ठीक है। हम लोग जानेंगे कि हमारे पेट के अंदर क्या होता है, तो हमारे पेट के अंदर HCl होता है, ठीक है। HCl उत्पन्न होता है हमारे पेट में, ठीक है। अगर आप किसी को भी कहोगे ना कि भाई हमारे अंदर जो है इतना खतरनाक एसिड रहता है कि अगर वो आपके ऊपर पड़ जाएगा या फिर किसी के ऊपर भी पड़ जाएगा ना, तो पूरी तरह उसको क्या कर देगा, तो पूरी तरह उसको जला देगा, ठीक है। तो क्या दिया है, हमारा उदर यानी स्टोमच यानी कि पेट, ठीक है। उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न करता है, जो भोजन के पाचन में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। अपच की स्थिति में उदर जो रहता है, हमारा पेट जो रहता है, वो क्या करता है, तो वो अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है, जिसको क्या कहते हैं कि एसिडिटी बढ़ गया है, ठीक है। तो वो क्या होता है, तो जब भी अपच होता है तो हमारा पेट क्या करता है, तो वो ज़्यादा अम्ल उत्पन्न करने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, तो हमारे पेट में दर्द व जलन होता है। खैर ये क्या है, तो ये जो है बायोलॉजी का टॉपिक है, बट इसमें भी आप लोग को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया ही जाता है, ठीक है। क्योंकि साइंस में जो है वो आपको तीनों मिला के है ना किसी जो चैप्टर रहता है वो कहीं ना कहीं एक टॉपिक मिल ही जाएगा, ठीक है। अब इस दर्द की मुक्ति होने के लिए क्या होता है, तो एंसेटिड जैसे क्षारक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, कि एंटासिड, ठीक है, एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जो क्या होता है, जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे आपका हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। ये सब क्या है, तो ये जो है आपके जो उदर में जो मतलब ये हो जाता है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, उसको क्या करता है, उदासीन करने का काम करता है, ठीक है। अब पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय,
मुंह का पीएच मान कितना होता है? मुंह का पीएच मान होता है 5.5। ठीक है, मुंह का पीएच मान क्या होता है? तो 5.5 से कम होने पर दांतों पर क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, दांतों पे क्या होता है? तो दांतों में एक परत बन जाती है। ठीक है, अगर हमारा मुंह का पीएच मान क्या होगा? तो 5.5 से कम होगा। ठीक है, अब दांतों का इनेमल, ठीक है, यानी कि दंतवलक कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ठीक है, जो क्या होता है? शरीर का एक कठोर पदार्थ है। दांत क्या है? दांत जो है हमारा इनेमल यानी दंतवलक जो है वो किससे बना हुआ है? तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता है। ठीक है, लेकिन मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर यह क्या होता है? तो संचरित हो जाता है। ठीक है, क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिकत मात्रा को उदासीन किया जाता है। ठीक है, हम लोग दंत मंजन क्यों करते हैं? क्योंकि अम्ल की अगर मात्रा बढ़ेगी तो उससे क्या करेगा? उसमें जो है वो क्षारीय प्रवृत्ति का मंजन का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? तो उसे उदासीन कर सकते हैं। ठीक है, पशुओं और पौधों में उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। ठीक है, पशु और पौधों में जो रासायनिक जो मतलब उत्पन्न होता है। ठीक है, तो मधुमक्खी का डंक क्या होता है? तो मधुमक्खी का डंक जो है वो अम्ल छोड़ता है। ठीक है, इसीलिए कभी भी आपको मधुमक्खी काटेगा तो आपको बहुत ज़्यादा जलन और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ठीक है, तो मधुमक्खी का डंक क्या करता है? तो अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। ठीक है, डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा का उपयोग से क्या होता है? तो आराम मिलता है। जहाँ पर भी आपको अगर मधुमक्खी काट ले तो उस जगह पे आपको क्या करना है? तो उस जगह पे आपको बेकिंग सोडा डालना है, जिससे क्या होगा? आपको आराम मिलेगा। ठीक है, अब नेटल के डंक, ठीक है, नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। नेटल क्या होता है? नेटल जो है वो नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। ठीक है, इसका इलाज डंक वाले स्थान पर क्या करना है? डंक वाले स्थान पर डॉग पौधे की पत्ती रगड़कर लगा देना है। ठीक है, क्या करना है? तो डॉग पौधे की पत्ती को रगड़कर लगा देना है। अब हम लोग जानते हैं अम्लीय वर्षा। वर्षा में जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है। ठीक है, वर्षा में क्या होता है? तो वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, तब वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अम्लीय वर्षा। ठीक है, उसी प्रकार अब दिया है लवणों का पीएच मान। तो प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण का पीएच मान क्या होता है? तो प्रबल अम्ल जो रहता है और प्रबल क्षारक जो रहता है उसके लवण का पीएच मान कितना रहता है? तो 7। ठीक है, तथा ये क्या होता है? तो ये उदासीन होता है। जबकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, ठीक है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण का क्या होता है? तो पीएच मान जो है वो 7 से कम होता है, तथा ये क्या होता है? अम्लीय होता है, क्योंकि इसमें प्रबल अम्ल है। अम्ल जो है वो ज़्यादा ताकतवर है और क्षारक क्या है? तो दुर्लभ है। ठीक है, अब क्या दिया है कि प्रबल क्षारक एवं दुर्लभ अम्ल, ठीक है, इसमें क्या होता है? तो इसका पीएच मान अधिक होता है, क्योंकि इसमें प्रबल कौन है? तो क्षारक है। ठीक है, और दुर्लभ कौन है? तो अम्ल है। तो ये इसकी प्रवृत्ति क्या होगी? तो इसकी प्रवृत्ति क्षारीय होगी। ठीक है, रासायनिक नमक में रसायन, ठीक है, साधारण नमक में रसायन अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl को साधारण नमक कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? साधारण नमक, जिसे हम क्या करते हैं? तो भोजन में इस्तेमाल करते हैं। इसे क्या किया जाता है? तो समुद्र जल से बनाया जाता है। ठीक है, एक होता है रॉक सॉल्ट, जो कि सिंधा नमक, ठीक है, जो कि अभी क्या है? बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे किस ट्रेंडिंग पे है। ठीक है, तो रॉक सॉल्ट एक भूरे रंग का क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। रॉक सॉल्ट क्या होता है? तो रॉक सॉल्ट जो है हमारा एक भूरे रंग का क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसे कोयले की तरह निष्कर्षित करके प्राप्त किया जाता है। इसे क्या किया जाता है? तो कोयले के द्वारा कोयले के जैसा ही प्राप्त किया जाता है। जिस प्रकार कोयले को खदान से निकाला जाता है उस प्रकार इसे भी निकाला जाता है। ठीक है, साधारण नमक, ठीक है, साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है वह कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि भी हम लोग का क्या है? तो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिस प्रकार नमक हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है उसी प्रकार हम लोग का सोडियम हाइड्रोट है, उसके बाद बेकिंग सोडा, देन उसके बाद वॉशिंग सोडा, ठीक है, उसके बाद विरंजक चूर्ण, ये सब क्या है? तो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सोडियम हाइड्रेट यानी कि
NaOH सोडियम हाइड्रेट के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये वियोजित होकर सोडियम ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ठीक है, सोडियम फ्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम लोग क्या करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये क्या होता है तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं? जब हम लोग सोडियम क्लोराइड में के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है तो वो वियोजित होकर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड उत्पन्न करता है। सो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें निर्मित जो उत्पाद होता है वो क्या होता है तो क्लोरीन यानी कि क्लोर एवं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है तो क्षार होता है। तो हम लोग इसे क्या कहते हैं तो क्लोर क्षार कहते हैं। ठीक है, इससे क्या उत्पन्न होता है तो इससे हम लोग का होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग क्लोर क्षार कहते हैं। ठीक है, आपसे ये पूछ भी सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो इक्वेशन है, ठीक है, इसको देख लेना। अब क्या है, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। क्लोरीन गैस क्या होता है तो एनोड पर मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पे। अब एनोड कैथोड क्या होता है इसका भी मैंने वीडियो करा रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, अब क्या है, कैथोड पर जो है वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड विलयन का निर्माण होता है। एनोड जो है वो एक सेकेंड, क्लोरीन गैस क्या करता है तो एडॉन पर मुक्त होता है। ठीक है, एडॉन पर मुक्त होता है एवं हाइड्रोजन गैस क्या होता है तो कैथोड पे। ये आपने विद्युत में पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद कैथोड पर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड विलयन का क्या होता है तो निर्माण होता है। कैथोड में क्या होता है तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का के विलयन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न तीनों उत्पाद उपयोगी होती है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं विरंजक चूर्ण यानी कि सुर्स बुझे हुए चूने। ठीक है, ये क्या होता है तो सूर्षक बुझे हुए चूने। ये क्या होता है तो CaOH2। ठीक है, पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, जब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें जब हम लोग क्लोरीन को मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा विरंजक चूर्ण तथा जल का निर्माण होगा। ठीक है, अब विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ होता है तो विरंजक चूर्ण का जो उपयोग है वो वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजक के लिए होता है। ठीक है, उसी प्रकार कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जे में विरंजक के लिए होता है। ठीक है, रासायनिक उद्योग एवं उपाचक के रूप में होता है। ठीक है, पीने वाले पानी में जीवाणु को मारने के लिए भी किया जाता है। विरंजक चूर्ण जो कि ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं ना वही होता है विरंजक चूर्ण। ठीक है, अब बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई में स्वादिष्ट खास्ता पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कभी कभी इसका उपयोग खाने में शीघ्रता को पकाने के लिए भी किया जाता है, खाने को जल्दी पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसको किस प्रकार बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड का उपयोग के बनाता है। ठीक है, अब बेकिंग सोडा का उपयोग क्या क्या होता है तो बेकिंग सोडा में बेकिंग सोडा प्लस टर्टरिक अम्ल का क्या होता है तो मिश्रण होता है। ठीक है, किसका मिक्स होता है तो बेकिंग पाउडर में जो है बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी या केक में खमीर उठ जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा पावरोटी और केक क्या रहता है तो वो फूल जाता है क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर दिया जाता है। ठीक है, तथा इससे क्या होता है मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। इससे क्या होता है मुलायम और स्पंजी हो जाती है। यह क्या होता है तो एंसेटिक का एक संगठक है। ठीक है, ये क्या है तो एंसेटिक का एक संगठक है। ठीक है, जो कि क्या करता है तो ये हम लोग का जो पेट में एसिडिटी होता है उसे मारने का काम करता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है तो सोडा में क्या होता है तो अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। ठीक है, अम्ल को जो जैसे हम लोग का पेट में क्या होता है अम्ल बढ़ जाता है जिससे एसिडिटी होती है। ठीक है, तो उसमें भी क्या करता है उसको मारने के लिए उसको ख़त्म करने के लिए उपयोग होता है। अब आता है धोने का सोडा जिसको कि धामन सोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा
प्राप्त होता है। ठीक है, धोने का सोडा कैसे प्राप्त होता है, तो सोडियम कार्बोनेट को पुनः हम लोग जब क्रिस्टलीकरण करेंगे तो उससे क्या होगा, तो धोने का सोडा प्राप्त होगा। ये क्या है, तो ये एक क्षारीय लवण है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो H2O मिला रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो रहा है, तो हम लोग का धावन सोडा यानी धोने का सोडा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि धोने का सोडा का उपयोग क्या होता है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो कांच को बनाने में, साबुन को, कागज को बनाने में होता है। ठीक है, इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बोरेक्स के उत्पादन में। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, धोने का सोडा का किस चीज़ के लिए भी उपयोग किया जाता है, तो जल की अस्थायी कठोरता को भी हटाने के लिए। अब हम लोग जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, जो कि घर में हम पुट्टी किया हुआ रहता है ना, हमारे घर में तो नहीं है, किसी के घर में होगा, आप में से किसी के घर में, तो वो क्या होता है, तो उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, तो जिप्सम को 373 पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर क्या करता है, कैल्शियम सल्फेट हार्मोनेट यानी पॉप बनाता है। क्या करता है, जिप्सम को जब हम लोग 373 डिग्री केल्विन, 373 डिग्री केल्विन जो है वो कितना डिग्री सेल्सियस होगा, कमेंट करके बताओ जरा जल्दी। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम को 373 डिग्री पर गर्म करने पर वो क्या करता है, तो जल के अणु को क्या करता है, त्याग करता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। ठीक है, यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर ठोस हो जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर स्थिर करने के लिए करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा किसी का भी हड्डी वगैरह टूट जाता है तो उसमें क्या होता है, तो कच्ची प्लास्टर चलता है। ठीक है, कच्चा प्लास्टर चढ़ता है, तो वो क्या रहता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रहता है। इसका उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या किया जाता है, तो सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। अब क्रिस्टल का जल, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहा जाता है। लवण में क्या होता है, तो एक सूत्र इकाई में जब जल का निश्चित अणु रहता है उसे क्या कहता है, तो क्रिस्टल का जल। जैसे उदाहरण में दिया है। ठीक है, उदाहरण में दिया है, जैसे कि ये उदाहरण में कितना है क्रिस्टल जल, तो 5 है। ठीक है, इसमें कितना क्रिस्टल जल है, 10 है। ठीक है, इसमें कितना क्रिस्टल जल है, तो 2 है। ठीक है, ये उदाहरण दिया है। तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोड करने के लिए। ठीक है, सो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।